यस सर, ये मैं। मान लो कि कोई वेक्टर ए है बेटा, तो ए के साथ आप लिखोगे ए का एक्स कंपोनेंट, ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए का वाई कंपोनेंट जे कैप, और लिखोगे ए जेड के कैप, ऐसे। तो ऐसे करके हमने क्या कर दिया, हमने ऐसे करके, समझोगे, अरे यार हट जाओ तुम। ऐसे करके मैंने इसको तीनों पार्ट में लिख दिया। इसको मुझे स्मॉल क्यों लिखा, ए जेड हो गया ना के क्या, एक मिनट रुको यार, ठीक है। तो अपन ये लिख चुके हैं यहां पर, ए वेक्टर को लिख दिया समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बेटा आप लोगों को, इसे हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं एक्स कंपोनेंट, सही है क्या। ये जो पार्ट दिख रहा है जो जे के साथ है बेटा, इस वाले पार्ट को अपन कहते हैं वाई कंपोनेंट, सही है क्या। और ये जो दिख रहा है आप लोगों को के वाला पार्ट, ये इसे हम लोग कहते हैं बेटा कौन सा पार्ट, इसे कहते हैं अपन लोग जेड, एक्स वाई हो गया ना। अब हो जाएगा ये हो जाएगा जेड कंपोनेंट। यानी कि हमने किसी वेक्टर को एक्स वाई और जेड की मदद से लिख दिया। तो इसका एक टुकड़ा है एक्स के डायरेक्शन में, एक टुकड़ा है वाई के डायरेक्शन में, एक टुकड़ा है जेड के डायरेक्शन में। तीनों को जब आप ऐड करोगे, माना कि अभी आपको ऐड करना नहीं आता, लेकिन फिर भी जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये पूरा वेक्टर ए, यानी कि तीनों को जोड़ करके आपको वापस ये मिल जाएगा। अलग बात है तीनों को जोड़ना अभी आपको नहीं आता, बिकॉज अभी आपने सीखा ही नहीं है। जब आप सीखोगे तो हो जाएगा, फिलहाल तो अभी लिखना सीख रहे हैं। तो क्या आप सब अभी वेक्टर को लिख पाओगे अच्छे तरीके से। क्या आपसे कोई पूछेगा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तो बता पाओगे। आसान है बच्चा लोग, आसान है, बता पाओगे सब कोई, गुड। और अगर ये ऐसा हो गया फिर तो सारा काम काफी आसान हो जाएगा, फिर सारा काम काफी आसान हो जाएगा। चलो भाई, ये सारी बातें हो गई। अब एक काम करते हैं, अपन क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आगे क्वेश्चन एक दो एग्जांपल और देता हूं, देखते हैं आप लोग में कितने बच्चे कर पाते हो। क्वेश्चन बेटा ये है, हमारे पास इस तरीके से एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, और ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है बेटा 20 न्यूटन का, और ये एंगल 37 डिग्री। इसको बेटा मैं फोर्स बोल देता हूं। आप मुझे बताओ कि फोर्स वेक्टर को क्या लिखोगे, देख लो देख लो क्या लिखोगे आप सब इसको। ये वाला फोर्स है, ये वेक्टर है, देखना चाहिए सबको भाई साहब। अगर मैं देखूं तो हेड इस बार तो ऑलरेडी एक्सिस पे है, टेल एक बार हवा में रह गया भाई साहब, तो यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, और अपने को टेल से हेड जाना है, ये ध्यान रखना था। तो अपन पहले नीचे आएंगे ऐसे करके, ऐसे नीचे आ गए, देखो ठीक से ऐसे नीचे आ गए, तो ये एक वेक्टर हो गया, है कि नहीं। तो मैं कलर चेंज कर दिखाऊं तुम्हें कि क्या मैं कहना चाहता हूं, देखो सबको एक बार। पहले मैं यहां से, अरे ऐसा, हाँ देखो, ये पहले मैं नीचे आ गया ऐसे करके, और फिर मैं यहां चला गया, यही किया गया मैंने, चेक करो। अरे यही तो किया मैंने, पहले नीचे आ गया फिर चला गया। अब बोलोगे सर ये वेक्टर है, मैंने कहा बिल्कुल वेक्टर है, दो वेक्टर यहां हो गए, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट। तो 20 का ये कितना, बोलोगे सर दो 37 ये है, तो ये हो जाएगा 20 cos 37, ये हो जाएगा 20 sin 37। और क्योंकि ये नीचे है, ऊपर y तो नीचे माइनस वाई को लिख दोगे माइनस जे। सर देखो ये प्लस x है, आप उल्टा जा रहे हो, देखो इधर जा रहे हो सर, ये कहां पे उससे मतलब नहीं, जा किधर रहे हो, इधर जाने वाला प्लस एक्स है, इधर जाने वाला माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स बोले तो माइनस आई। तो अगर मुझे इस फोर्स को लिखना हो तो फोर्स को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, मैं लिख दूंगा 20 साइन 37, 3/5 12 माइनस जे कैप प्लस 16 माइनस आई कैप। आप इसको रीअरेंज करके लिख दो, -16 आई कैप माइनस 12 जे कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक करो
सबको इस समझ में आना चाहिए। अब एक काम कर लेते हैं, मुझे वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, वेक्टर के डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा, ये सब अपन निकालना चाहते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड खास करके मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, तो ये देख के लगता है 20 है, आपने इसको ब्रेक कर दिया दो फॉर्मेट में, लेकिन इसको देख करके 20 पता करना, दोनों को ऐड करके 20 मिलेगा क्या, 16 + 20, और नहीं से कुछ और मिल जाएगा। मतलब ऐड करने में आई और जे को भी यूज करना है, तो मैं सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं कि वापस 20 देगा कि नहीं देगा, वो मेरे मन में चल रहा है अभी। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक्स वाई जेड का यूज करूंगा, है बड़ा सिंपल, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी 2D में काम कर लेता हूं, एक बार देखना अच्छे से। मैं कोऑर्डिनेट से वेक्टर के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पहले से पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे पहले से पता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ में वेक्टर दोनों के बीच में अपन एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो पहली बात कि अगर मान लो हमारे पास इस तरह से दो एक्सिस बना हुआ है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, जेड की बात अभी नहीं कर रहे हैं अपन, 2D की बात कर रहे हैं, 2D प्लेन की। इससे बात करना आसान होता है क्योंकि आप इसे बोर्ड पर दिखा सकते हो। अगर आप बोलोगे सर कि 3D में काम करो तो एक एक्सिस बाहर निकल जाएगा ऐसे बोर्ड से बाहर, तो काम तो कर पाएंगे, तो इसमें दिखा करके, बट उतना ज्यादा सीखने लायक नहीं होगा। सीखने के बाद यूज कर सकते हो, लेकिन शुरुआत वहां से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बोला एक पॉइंट है सर, मैंने कहा ठीक है, ये पॉइंट है x1 y1 और z1, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा पॉइंट है, मैंने कहा कहाँ है, बोला यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। बोला क्या क्या है, x2, ये है x2, y2, z2। बोला बहुत बढ़िया। बोला एक काम करो, इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, और a से b एक वेक्टर ड्रॉ करो। तो लिख दिया वेक्टर। बोला एक काम करो, इस वेक्टर को ना i और j में लिखो। अच्छा मैंने z लिख दिया यहाँ पे ना, z को मुझे नहीं लिखना है, मुझे केवल x और y में बात करनी है, तो मैं z हटा देता हूँ। हाँ अब सही रहेगा ये, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो पता लगा कि हम लोग बिना मतलब का 3D करने बैठ गए, सीख कम रहे हैं और उलझ ज्यादा रहे हैं। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने x और y की बात कर ली। मुझसे पूछा गया कि क्या आप इसे एक वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक वेक्टर जो है वो a से स्टार्ट होके b पे खत्म होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब i, j और k के टर्म में लिखना है। मैंने कहा देखो इस बार दोनों हवा में है, ये भी हवा में है और ये भी हवा में है, तो हम तो यही करेंगे ना बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर देंगे, और एक लाइन में यहां से एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देता हूं, है ना, ड्रॉ कर दिया ऐसे। अब क्या करूंगा देखना, जैसे तुम्हें सारी पुरानी बातें याद आ जाएगी फटाफट से, जो तुम पहले पढ़ के बैठे हो सब तुम्हें पता चल जाएगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं समझो, और एक लाइन यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको? अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिख रहा है, और मुझे टेल से हेड जाना है, तो पहला वेक्टर मैं यहां से ये ड्रॉ करूंगा, सेकंड वेक्टर ये ड्रॉ करूंगा। एक बार ये भी चेक कर, और वेक्टर जो दिख रहा है यहां पर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें चाहिए। मैग्नीट्यूड है इस लेंथ के बराबर, तो ये लेंथ x2 और ये लेंथ x1, तो ये लेंथ कितना है x2 माइनस x1, अरे बोलो हाँ कि ना, और डायरेक्शन है प्लस x की तरफ, मतलब i कैप की तरफ। ओके ओके बच्चा लोग। और ये देखो ये कितना है, बोलोगे सर ये पूरा हाइट है y2 और ये हाइट है y1, तो ये जो बच गया ये बच गया y2 माइनस y1, और डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मतलब j कैप की तरफ। सही है क्या, सही है क्या, चेक करो। और अगर ऐसा है तो मुझे इस वेक्टर को, यानी कि a से b वेक्टर, a से स्टार्ट होके b पे खत्म हो रहा है, तो हमेशा बेटा a से b लिखना, इसको b से उल्टा a कर दोगे ना तो वेक्टर उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो गया तो वेक्टर फिर चेंज हो गया। ओके सर देखो ना, a से b वेक्टर आपने ड्रॉ करना था, तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1,
आई कैप लिखेंगे सर प्लस y2 माइनस y1 जे कैप लिखेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शानदार, एक काम तो हो गया कि आपने इसको वेक्टर फॉर्म में तो लिख लिया, डन, एक बात तो हो गई। बोला एक प्रॉब्लम रह गया, क्या क्या ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। बोले कैसे निकालो? तो मैं कहूंगा इसको सॉल्व करके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको सॉल्व करना आता नहीं है। तो कोऑर्डिनेट ने हमें याद दिलाया, अरे यार तू इसको क्यों सॉल्व करना चाहते हो? 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना कोऑर्डिनेट को आता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके टेल के लंबाई के बराबर होगा। देखो ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर का जो टेल लेंथ है वो हाइपोटेनस के बराबर है, और इसका लेंथ निकालना तो अपन को पहले से आता है यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लो कैसे आता है? बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर से निकल जाएगा, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है आपको? तो बोलोगे सर ये जो वेक्टर है ना a से b वेक्टर, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हो तो आप लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये लिख दिए। जैसे ही तुमने ये लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूले से, कहां से लिखा देखो तो, डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखा है, मान लो डिस्टेंस फॉर्मूला तुमने ये लिख लिया, और जैसे तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लिखा, कोऑर्डिनेट का यूज करके ये लिखा, वेक्टर खुश हो गया। बोले वेक्टर क्यों खुश हो गया? वेक्टर बोला कि अब से ना, अब से, आज के टाइम से, अब से और अभी से, जब भी मुझे कोई वेक्टर आई और जे में दिखेगा ना, तो उसका रिजल्टेंट में डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा। कैसे लिख दोगे? आई के साथ जो गुना में है, मल्टीप्लीकेशन में है, जिससे आप कॉफिशिएंट ऑफ आई कहते हो, उसको स्क्वायर कर देंगे सर, और कॉफिशिएंट ऑफ जे को भी स्क्वायर कर देंगे, रूट के अंदर बंद कर देंगे। पता नहीं ये डिस्टेंस फॉर्मूला या क्या है, कौन कह रहा है ये बात? वेक्टर। कोऑर्डिनेट तो कह दिया डिस्टेंस फॉर्मूला है, वेक्टर कह रहा है कि मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, यहां से यहां आना हो तो इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट ने फिर याद दिलाया कि जानते हो तुम एक्स वाई की बात करते हो, अगर जेड भी होता ना तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिख पाता। कोऑर्डिनेट ने ये जैसे ही कहा, वेक्टर और खुश हो गया। वेक्टर इतना खुश हो गया कि वेक्टर ने अब एक नया रूल बना दिया। वेक्टर ने अब एक नया रूल बना दिया। वेक्टर ने क्या रूल बनाया वो देखोगे बेटा। वेक्टर ने कहा अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है और इसके साथ कोई एक्स कंपोनेंट है आई के डायरेक्शन में, कोई वाई कंपोनेंट है जे के डायरेक्शन में, और कोई जेड कंपोनेंट है के डायरेक्शन में, मान लो कोई ऐसा वेक्टर हमारे पास है पहले से। किसने कहा? वेक्टर ने कहा। तो अब से मुझे कोई पूछे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा, आई के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको स्क्वायर कर दूंगा, जे के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको स्क्वायर कर दूंगा, और के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है इसको स्क्वायर कर दूंगा, और सबको रूट में बंद कर दूंगा। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर कर दूंगा। तो इससे मुझे मिल जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोला एक बात तो समझ में आ गई कि आपके पास अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकाल लेना चाहिए, और दूसरा एक बच गया दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बोले वो भी तो निकालना आना चाहिए यार। मैंने कहा बात तो सही है, एक काम करो, हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पे बात करनी थी, पहले तो ये हो गया मैग्नीट्यूड पे बात, इसको पहले यहाँ पर सॉर्ट आउट कर ले अपन कि भाई ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। अच्छा एक काम करो, डायरेक्शन पे अपन बात करेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, ताकि अपना काम आसान हो जाए। बोला एक क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर ए है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मुझे बताओ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो क्या लिख दोगे? 3a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर। आई के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में वो लिख दिया मैंने, जे के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में था यहाँ लिख दिया, और जो के साथ मल्टीप्लीकेशन में उसको यहाँ लिख दिया। ये कितना हो गया देखो तो 9 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया देखो √11। क्वेश्चन ने पूछा देखो भाई वेक्टर ए है कोई, ये है -3i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फाइंड मैग्नीट्यूड। तो बेटा बोलेंगे मैग्नीट्यूड जो इसका होगा ना वो हो जाएगा -3 होल स्क्वायर
2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ये हो जाएगा 9 + 4 + 4, ये कितना हो गया देखो तो √17 है ना। इस तरीके से अपन आसानी से काम कर पाएंगे। तो अब जब भी मुझे मेरे सामने कोई वेक्टर आएगा इस तरीके का ना, तो मैंने कोऑर्डिनेट की मदद से एक फॉर्मूला चुरा लिया, उसका कोऑर्डिनेट की मदद से फॉर्मूला बनाया और चुरा लिया, बोला भाई तेरा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, मेरा तो ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से है, तो पाइथागोरस थ्योरम से। अब हर बार ड्राइंग तो कर नहीं सकते, हर बार ये वेक्टर देगा, हर बार अपन ड्रॉ करके वो रेक्टेंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर जाकर पाइथागोरस लगाएंगे, वो संभव तो है नहीं। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा सिचुएशन तो नहीं कि पहले ड्रॉ करो फिर लगाओ फॉर्मूला, वो तो कर नहीं सकते। तो हमने एक रेडीमेड फॉर्मूला बना लिया। किसकी मदद से बनाया वो याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले की शुरुआत हुई है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से ही हमने कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बनाया था, और कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला से हम लोगों ने वेक्टर का फॉर्मूला बना लिया। मतलब चीजों की शुरुआत पाइथागोरस थ्योरम से हुई है। तो भले ही पाइथागोरस थ्योरम बड़ा मामूली सिंपल सा दिखता है, लेकिन उसके समझो उसका कितना महत्व है। दो मैथमेटिक्स को उसने जन्म दे दिया, दो मैथमेटिक्स को उसने रास्ता दिखा दिया। दैट्स व्हाई वेक्टर मैथमेटिक्स इज स्टिल, ये क्या नाम, वो पाइथागोरस थ्योरम इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना समझें जिनको पाइथागोरस थ्योरम की अहमियत नहीं पता। उसने बहुत सारे मैथमेटिक्स में चीजों को आसान किया है उसने। दैट्स व्हाई मैं तो मानता हूं भाई साहब बड़ा अमेजिंग सा वो मैथमेटिक्स था। बोला सर ये सब बात तो समझ में आ गई, कोई वेक्टर देगा मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपन, ये तो पक्का गारंटी से करेंगे गारंटी से बेटा, कर लेंगे पक्का, सब कोई पक्का कर लेंगे सॉल्व ना, ठीक है। अब बात रही डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं वेक्टर को दोबारा लिखता हूं, समझोगे वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। तो एक बार वेक्टर को समझोगे वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। तो जब भी कोई वेक्टर आएगा तो वेक्टर के साथ दो चीजें जरूरी है बेटा, एक है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा जरूरी है उस वेक्टर का डायरेक्शन। क्या जरूरी है सर? वेक्टर जब भी होगा ना सर, उसके सामने उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैंने कहा डायरेक्शन का कुछ नाम होता है क्या? बोला बिल्कुल होता है सर, आपने बताया था इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। मैंने कहा ऐसा क्यों बोला यूनिट वेक्टर, पहले तो ये मुझे बता दो, यूनिट और वेक्टर दो साथ क्यों बोला? बाकी जब ये वेक्टर है ही तो फिर ये कौन सा नया वेक्टर है और क्यों है वेक्टर? मैंने कहा वेक्टर में क्या होता है ये बता दो। तो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो डायरेक्शन तो ये खुद है, तो डायरेक्शन की बात तो दिक्कत तो है नहीं। अरे वेक्टर जो है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, और भाई साहब ये खुद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन इसके अंदर तो इनबिल्ट है ना, ये खुद में डायरेक्शन है। तो बात तो सही है। तो एग्जाम्पल लिख के बताया, एग्जाम्पल लिख, देखो एक फोर्स है 10 न्यूटन का और ये आई कैप के डायरेक्शन में लग रहा है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, 10 न्यूटन का एक फोर्स है, तो ये लिख दिया मैंने, सही है क्या? मैंने कहा सुनना मेरी बात को, माना कि आई कैप डायरेक्शन बता रहा है, मानते हैं कि डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है किसका भाई साहब? किसके मैग्नीट्यूड की आप बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर यानी आई कैप का। मैंने कहा ये किसी भी कंडीशन में 1 ही होना चाहिए। बोला क्यों 1 होना चाहिए? 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, छोटा क्यों नहीं हो सकता, जल्दी बता दो। बोला नहीं साहब ये 1 ही हो सकता है। मतलब 1 ही क्यों हो सकता है, वही तो पूछ रहे हैं। बोला सोचो अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो क्या? अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो जिसे आप 10 न्यूटन का फोर्स कह रहे थे वो इफेक्टिवली 10 से बड़ा हो जाएगा। वो कैसे? 10 को अगर आप किसी 1 से 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो इफेक्टिव नंबर 10 से बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप फोर्स को 10 न्यूटन से बड़ा मान रहे हो यहां पे। मतलब बात तो सही है यार। छोटा मान ले तो, बोला अगर 1 से छोटा मानोगे यानी कि 0.5 0.6 कुछ ऐसा मानोगे और जब आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे में पूरा का पूरा जो इफेक्टिव वैल्यू है जो तुम्हें दिख रहा है चाहे ना दिखे, लेकिन आप लिख तो रहे हो 10 न्यूटन से छोटा वैल्यू ना। अरे वो तुम भले ही तुम्हें दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, तुमने 10 न्यूटन लिखने की कोशिश करी और तुमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई का जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अंदर छुपा हुआ जो वैल्यू है ना वो 1 से छोटा है मान लो। तो आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस पूरे को 10 न्यूटन से कम कर दे रहे हो, और ये तो गलती हो गई भाई साहब।
और अगर आप चाहते हो कि ये 10 न्यूटन ना बदले, ये फिक्स रहे, आप जैसा मैग्नीट्यूड चाहते हो वैसा ही रहे, तो इसके लिए आपको इसकी वैल्यू 1 ही रखनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी। तो आई वेक्टर जो है, आई कैप वेक्टर है, या कोई सा भी कैप वाला वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिटी है, यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1, इसीलिए इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? यूनिट वेक्टर भी। क्या कहते हैं इसको? यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, अगर 1 से बड़ा हो गया तो दिक्कत, 1 से छोटा हो गया तो दिक्कत। आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, वैल्यू तो हर एक चीज का होता है, और अगर ये वेक्टर है और मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा या छोटा हो गया तो पूरे वैल्यू को डिस्टर्ब कर देगा। दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू केवल और केवल 1 होनी चाहिए। क्या ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म करिएगा आप सब। तो ये वाली बात तो हो गई हमारी। अब सर ये निकालेंगे कैसे? मैंने कहा ये बता, पिछले पेज में हमने आपको क्या सॉल्व करने के लिए दिया था? तो आप बोलोगे सर आपने कोई एक वेक्टर लिख के दिया था। मैंने कहा सही है, वेक्टर लिख के दिया था। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया था? बोला उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया था। मतलब क्वेश्चन में कोई वेक्टर देगा तो उसका मैग्नीट्यूड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा मतलब आपको ये दिया जाएगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, सही है, और आपसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछेगा, ये आपने फाइंड आउट करना सीख लिए, तो बस यही तो बचा। और अगर ये बचा है तो क्या अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड नहीं कर सकते हैं? आप मुझे बताना, कर सकते हैं क्या ऐसा? देखो तो, अगर मुझे कोई बोलेगा कि एक वेक्टर का डायरेक्शन निकालो या फिर यूनिट वेक्टर निकालो, तो मैं उस वेक्टर को ना उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, बात खत्म। वेक्टर जैसा भी होगा ना उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो एग्जांपल बताओ, एग्जांपल देखो सामने में, एक वेक्टर है फोर्स का, बहुत बढ़िया, ये है 10 न्यूटन, मैंने कहा बिल्कुल है। आई कैप है, बिल्कुल आई कैप है, प्लस का मैग्नीट्यूड 10 है ना सर, तो एक काम करो 10 न्यूटन से डिवाइड कर दो तो 10 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल आई कैप बच जाएगा। यही तो डायरेक्शन है इसका। बड़ा शानदार हो गया फिर तो यार। एक काम करो, आओ अगले पेज पर और हम लोग रूल बना लेते हैं यहां पर। अब से क्या करोगे, अगर आपके पास कोई वेक्टर होगा जो इस तरीके से लिखा होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को ताकि आपको ये याद हो जाए। अगर कोई चीज वेक्टर इस तरीके से लिखा होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप में, अगर ऐसे कोई वेक्टर लिखा होगा समझोगे, तो आपको पहले स्टेप में क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बोलो क्या लिख दोगे? ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर करोगे, रूट के अंदर बंद करोगे। तो वेक्टर मालूम है, उसका मैग्नीट्यूड मालूम है, तो ए कैप कितना हो जाएगा? मुझे ए कैप लिखना था यहां पर, तो ए कैप कितना हो जाएगा भाई? ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इस वाले केस में वेक्टर ए कितना है? ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और नीचे क्या मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई साहब, बात खत्म, कंफर्म है, गारंटी यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, वी हैव द आंसर। मतलब क्वेश्चन करके दिखाओ यार, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन करके दिखाओ। मतलब एक वेक्टर है जो है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, मैंने कहा बहुत बढ़िया शानदार। पूछा बताओ एक कैप कितना होगा? बोला यार एक कैप डायरेक्ट नहीं निकलता है। बोला कैसे निकलता है? तो सर सबसे पहले ना इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। मैग्नीट्यूड मतलब सर पहले मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, आई के साथ जो भाई साहब है वो 3 है, 3 को स्क्वायर कर दोगे। सर जे के साथ है 4, तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर बंद हो जाएगा। 9 + 16 रूट के अंदर बंद है, 25 रूट के अंदर बंद है, बाहर निकल जाएगा 5, और ए कैप हो जाएगा सर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन 5। आप चाहो तो उसको लिख दोगे 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन सर एक गड़बड़ हो गया ना। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गया? सर आपको लगता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा आपको लगता है?
यार लगता तो है। अरे सर नहीं होगा सर। अरे देखो, अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं हुआ, सोचना अच्छे से, अगर 1 नहीं हुआ तो फिर इसके नाम पे प्रश्न आ जाएगा भाई, देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क ऑन इट्स नेम, मतलब किसी ने इसका नाम ही गलत लिख दिया। तो एक बार चेक करते हैं कि सही में जो बातें मैंने बताई वो बात सही है कि नहीं है। यानी कि ये जो जिसे हम बार बार यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, सही में यूनिट वाला है कि नहीं है। पता चला कुछ और वैल्यू निकल गया इसका, तो इसका वैल्यू निकालना आएगा क्या अपन को। कोई वेक्टर है, अभी भी वो आई और जे के टर्म में है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 9/25 और ये हो जाएगा 16/25, दोनों हो जाएगा 25/25। रूट के अंदर 25/25 मतलब रूट के अंदर 1 बाहर निकलेगा तो भी 1, तो इसका मतलब है कि जो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। सीधी बात इतनी सी है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अरे आगे क्या समझ में, चेक हो गया क्या? देख लो सब कोई, देख लो सब कोई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये है 1/√2 i कैप, और यहां पर कुछ मालूम नहीं अपन को, तो मैं कोई कांस्टेंट मान लेता हूं a, और ये है j कैप। बोला कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, मैं इसको हटा देता हूं, मैं कोई वेक्टर ऐसे ही लिख देता हूं, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर। अब सिंबल भले ही यूनिट वेक्टर का नहीं है, लेकिन किसी ने बोला कि यूनिट वेक्टर है तो मानना पड़ेगा। इफ ये इज अ यूनिट वेक्टर, अगर a जो है वो यूनिट वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। एकदम डेफिनेशन है, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। क्या करना चाहिए, कंडीशन है, नाम क्या है इसका, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की एक ही कहानी है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। नाम क्या है इसका, सॉल्यूशन देखोगे। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेसिक डेफिनेशन पे जाओ कि यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन इसका नाम है यूनिट वेक्टर। तो अगर ये ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है, तो इस बात की गारंटी बेटा अपन ले सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा। बोलो हाँ कि ना। और मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, कभी भी कोई चीज आई जे के टर्म में हो तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो सर देखो ना, ये 1/√2 का स्क्वायर करेंगे सर, और ए का भी स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर बंद करेंगे और मिलना चाहिए 1 के बराबर। 1/2 + a² इक्वल्स टू 1। a² बेटा हो गया +1/2। ए की बेटा वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। तो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, तभी जाके इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। इसीलिए बेटा ये हो गया सिंपल सिंपल सा प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार में क्लियर नहीं होगा। घर पे जाके पूरी राम कहानी को एक बार दो बार समझना, खुद से नोट्स बनाओगे तो उसमें सोचना कि मैंने क्या बोला था, तो तुम्हारे दिमाग में जब वो मैप चलेगा ना, तब तुम समझोगे हाँ यार ये तो ऐसे काम कर रहा है। तुम मत सोचना कि तुम एक दिन में मास्टर बन जाओगे, और थोड़ा सा भी एक दिन तुमने नोट बनाने में लेट करी या तुमने रिवीजन नहीं किया, ये इतना मिक्स हो जाएगा कि तुम शायद इससे निकल ही नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन आप लोगों का, कि आप लोगों का एकेडमिक डिसिप्लिन कितना स्ट्रांग है। जितना आप इसको मेंटेन कर पाओगे उतना ही अच्छा ग्रोथ होगा आपका। सो आप सब मेरी बातों को याद रखना। इस पूरी राम कहानी में जो चीजें हैं, जितनी चीजें बता रहा हूं, सबको दिमाग में बिठा के रखना। और ये कैसे बैठेगा, बार बार रीड करके। चलो भाई, फिर आज की बातों को यही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में अपन यूनिट वेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे।